हेतल पारेख मर्डर केस। इंसान गलतियों का कठपुतली होता है, ये बात तो आप सबने सुनी होगी। लेकिन यदि यही गलती अगर हमारी कानून व्यवस्था से हो जाए तो एक बेगुनाह को दूसरे के किए गए गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है। कोलकाता में घटी एक हत्याकांड जिसको लेकर एक ऐसे इंसान को फांसी दे दी गई जो शायद गुनहगार था ही नहीं। संजय चटर्जी को 14 साल पुराने रेप केस में न्यायालय ने उसे सजाए मौत फांसी की सजा सुनाई। 21वीं सदी में भारत में फांसी का ये पहला मामला था जिसमें गुनहगार को फांसी मिलने के बाद कुछ ऐसे पहलू सामने आए जो आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। एक तरफ तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति को फांसी दिया था जिसने एक संगीन जुर्म को अंजाम दिया था, लेकिन लोगों का कहना था कि जिस जुर्म के लिए उसे फांसी दी गई दरअसल उसने वो जुर्म किया ही नहीं था। लोगों के अनुसार उसे फंसाया गया था। क्या थी इस कहानी के पीछे की सच्चाई? क्या सच में भारतीय न्याय व्यवस्था को चुनौती दी गई थी? क्या कानून इतना अंधा हो चुका था कि उसने एक बेगुनाह को फांसी पर लटका दिया? क्या थी सच्चाई? इस घटना के पीछे कोलकाता में अजीबोगरीब एक मर्डर केस के जुर्म में मिलने वाली सजा के ऊपर से आज हम पर्दा हटाते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। कोलकाता में घटी इस घटना की शुरुआत को समझने के लिए हम 1990 से शुरुआत करते हैं। दरअसल पुलिस रिकॉर्ड में इस केस को धनंजय चटर्जी केस या हेतल पारेख मर्डर केस का नाम दिया गया। दरअसल इस रियल क्राइम घटना की शुरुआत कोलकाता के भवानी नगर इलाके के आनंद अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर रहने वाले एक परिवार से शुरू होती है। नागरदास पारेख नाम का एक व्यक्ति कुछ ही समय पहले अपनी पत्नी यशोमती बेन और अपने 2 बच्चों के साथ गुजरात से कोलकाता रहने आए थे। इनके 2 बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की थी। लड़का का नाम भावेश पारेख और लड़की का नाम हेतल पारेख था। अपने परिवार को पालने के लिए नागरदास पारेख सोने और जेवर का बिजनेस करते थे। नागरदास अपने बिजनेस से काफी खुश थे और महीने के अच्छी खासी कमाई भी कर रहे थे। उसकी बेटी हेतल कोलकाता के वेलेंट गोल्ड स्मिथ नाम के एक स्कूल में पढ़ती थी। ये स्कूल कोलकाता के बो बाजार के पास स्थित था और हेतल का भाई भावेश पारेख अपने पिता के साथ में ज्वेलरी का बिजनेस संभाल रहा था। अब हम हेतल पारेख केस की कहानी के दूसरे पहलू जानते हैं। इसकी शुरुआत 1987 से होती है। उस समय आनंद अपार्टमेंट की देखरेख और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती की गई थी। उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम धनंजय चटर्जी था जिसे बाद में इस क्राइम का मुख्य सस्पेक्ट माना गया। दरअसल धनंजय चटर्जी वेस्ट बंगाल के कुल्लूडीही जगह का रहने वाला था। अब तक इस बात का अंदाजा तो आपको लग गया होगा कि पारेख परिवार के गुजरात से कोलकाता आने से पहले ही धनंजय नाम का सिक्योरिटी गार्ड आनंद अपार्टमेंट में नौकरी कर रहा था। धनंजय सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक अपनी ड्यूटी किया करता था। धनंजय कुछ समय बाद पूर्णिमा चटर्जी नाम की एक लड़की से शादी करता है। दरअसल पूर्णिमा भी एक कामकाजी महिला थी। वो एक आंगनबाड़ी में 1200 रुपए के महीने पर काम किया करती थी। शादी से पहले पूर्णिमा को बताया गया था कि धनंजय बीएसएफ का जवान है और उसकी नौकरी सरकारी है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद पूर्णिमा को एक चौंकाने वाली बात पता चली। धनंजय कोई बीएसएफ का जवान नहीं है बल्कि वो एक अपार्टमेंट में प्राइवेट नौकरी करता है। इस बात को जानने के बाद पूर्णिमा को धक्का जरूर लगा, लेकिन पूर्णिमा के साथ जो होना था वो तो हो चुका था, इसलिए पूर्णिमा भी चुप रही और किस्मत का लिखा मानकर धनंजय के साथ रहने लगी। लेकिन पूर्णिमा के दिल में आज भी वो बात कहीं न कहीं थी कि ये शादी धोखे की बुनियाद पर की गई है। इस तरह इस कहानी के 2 परिवारों की जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी। इस कहानी की शुरुआत भले ही आपको ठीक लग रही हो, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों परिवारों की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके कारण कानून और न्याय व्यवस्था विवाद के घेरे में आ गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एक गुनहगार को फांसी की सजा के बाद भी न्यायालय अपने फैसले पर शर्मिंदा था? चलिए जानते हैं। साल 1990 का समय था। पारेख परिवार की सबसे छोटी बेटी हेतल पारेख 10वीं कक्षा की स्टूडेंट थी। मार्च का महीना और 1990 का साल। उसके बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम के दिनों के दौरान हेतल पारेख अपने घर से सुबह 7 बजे निकलती और परीक्षा खत्म होने के बाद 1 बजे वापस अपने घर आनंद अपार्टमेंट आ जाती। एक दिन हेतल एग्जाम से लौटकर जब घर आती है तो अपनी माँ से शिकायत करती है कि अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आते जाते उस पर गंदे कमेंट करता है। दरअसल ये वही सिक्योरिटी गार्ड था जिसने खुद को बीएसएफ का जवान बताकर पूर्णिमा चटर्जी से शादी की थी और अभी बतौर सिक्योरिटी गार्ड इसी अपार्टमेंट में नौकरी कर रहा था। पहली बार सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ हेतल की शिकायत पर माँ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन फिर से हेतल ने अपनी माँ को वही शिकायत की और बताया कि सिक्योरिटी गार्ड उस पर गंदे गंदे कमेंट करता है।
और उसे मूवी देखने चलने को कहता है। इस पर नागरदास की पत्नी यशोमती बेन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। जब नागरदास शाम को घर लौटे तब यशोमती ने उसकी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना वाली बात अपने पति को बताई। ये बात सुनकर नागरदास को भी गुस्सा आया और वो इस बात की शिकायत सोसाइटी मेंबर में जाकर कर दी। शिकायत मिलने के बाद सोसाइटी मेंबर ने सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी को 4 मार्च 1990 को वहां से निकालकर दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया और उसकी जगह नए गार्ड को अपॉइंट कर लिया गया। लेकिन अगली सुबह यानी 5 मार्च को नए सिक्योरिटी गार्ड के बदले धनंजय ही अपनी ड्यूटी पर सुबह 6 बजे फिर से आ गया और अपनी ड्यूटी करने लगा। उधर हर दिन की तरह नागरदास और उनका बेटा भावेश पारेख अपने ज्वेलरी की दुकान पर निकल गए। हेतल भी अपने एग्जाम देने के लिए सुबह ही घर से निकल जाती थी और 1 बजे तक घर वापस आ जाते थे। शाम को करीब 5:30 बजे हेतल की माँ यशोमती बेन पूजा करने के लिए पास के एक मंदिर में चली जाती है। सब कुछ हर दिन की तरह नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक चीज नॉर्मल नहीं थी, वो थी धनंजय की ड्यूटी का शिफ्ट। क्योंकि धनंजय का शिफ्ट 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ही रहता था, लेकिन अभी शाम के 5 बज चुके थे और धनंजय अभी भी अपनी ड्यूटी पर ही था। शाम वाले सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी शुरू हो चुकी थी और धनंजय की ड्यूटी ऑफ होने के बाद वो गार्ड रूम में जाकर सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस उतार कर पीले कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहनता है। शाम 5:30 पर यशोमती बेन के घर से निकलने के बाद हेतल अब घर पर अकेली थी। उसी समय धनंजय एक दूसरे गार्ड से कहता है कि उसे तीसरे माले पर जाना है। वजह पूछने पर वो बताता है कि उसे मालिक को फोन करके बताना है कि वो जल्द ही नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। दरअसल 90 के दौर में सभी के पास फोन और टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, केवल कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास टेलीफोन था। पारेख परिवार उन्हीं में से एक थे जिनके घर टेलीफोन की सुविधा थी और उसी टेलीफोन से अपने मालिक को फोन करने के लिए धनंजय उस दिन 3rd फ्लोर पर गया था। ठीक उसी वक्त नीचे सिक्योरिटी का मैनेजर आता है। पूछताछ पर कंपनी के आदमी को पता चलता है कि नया गार्ड नहीं आया और धनंजय ही ड्यूटी पर आया है। आदमी दूसरे गार्ड से धनंजय के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि धनंजय तीसरे माले पर है। इसके बाद दूसरा गार्ड धनंजय को आवाज लगाता है। धनंजय तीसरे माले से नीचे झाँक कर जवाब देता है कि वो नीचे आ रहा है। धनंजय 5:45 पर लिफ्ट के सहारे नीचे आ जाता है और कंपनी के मैनेजर से उसके नए काम पर न जाने का कारण पूछने पर धनंजय बताता है कि वो व्यक्तिगत कारणों से वो नई जगह ड्यूटी पर नहीं जा पाया। लेकिन फिर धनंजय अपने मैनेजर से कहता है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। इधर शाम के 5:50 पर हेतल की माँ मंदिर से पूजा करके वापस लौटती है तो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें पता चलता है कि धनंजय उनके घर एक टेलीफोन करने गया था। यशोमती बेन लिफ्ट से अपने तीसरे फ्लोर पर जाती है और अपने घर का डोरबेल बजाती है, लेकिन डोरबेल बजाने के बाद भी अंदर से हेतल दरवाजा नहीं खोलती है। यशोमती बेन थोड़ी देर तक इंतजार करती है और फिर से डोरबेल बजाती है, लेकिन दरवाजा न खुलने के कारण यशोमती बेन परेशान हो जाती है और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। यशोमती बेन के जोर जोर से दरवाजा पीटने और अपनी बेटी को आवाज लगाने के कारण आसपास रहने वाले लोग और नौकर वहां आ जाते हैं। यशोमती बेन की परेशानी और अंदर से दरवाजा न खुलने के कारण लोग डिसाइड करते हैं कि अब दरवाजा तोड़ना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए थोड़ी मशक्कत के बाद में दरवाजा तोड़ दिया जाता है। दरवाजा टूटते ही हेतल की माँ और उसके कुछ पड़ोसी अंदर के कमरे में जाते हैं। कमरे की हालत देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंदर कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जिसके कारण दरवाजे तोड़ने पड़े। दरअसल कमरे के अंदर का सामान बिखरा हुआ था और हेतल कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब यशोमती बेन हेतल के कमरे की तरफ बढ़ी तो वहाँ का माहौल देखकर मानो तो पत्थर ही बन गई। उसकी आंखों के सामने ऐसा नजारा था जिसे देखकर पड़ोसियों के भी खून ठंडे पड़ गए। हेतल अपने कमरे में खून से लथपथ जमीन पर पड़ी मिली। उसके कपड़े फटे थे और शरीर पर चोट के कई सारे निशान थे और हेतल की हत्या कर दी गई थी। विचलित कर देने वाले मंजर को देखकर यशोमती बेन को कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत अपने पति नागरदास को टेलीफोन करके जल्दी से घर आने को कहा। नागरदास अपनी दुकान बंद करके अपने बेटे को लेकर जल्दी से घर पहुँचे। तब तक ये खबर पूरी बिल्डिंग में आग की तरह फैल गई थी। रात के लगभग 9 बजे पुलिस को फोन करके इस घटना के बारे में बताया गया। पुलिस को इस घटना की खबर मिलते ही तुरंत अपनी एक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया और हेतल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नागरदास के घर से पुलिस को कई सारे सबूत मिले, जिसमें उन्हें एक पीले कलर की शर्ट का बटन मिला। ये शर्ट का बटन धनंजय के शर्ट के बटन से मिलता था, क्योंकि धनंजय ने शाम को अपनी ड्यूटी ऑफ करने के बाद पीले कलर का ही शर्ट पहना था। जाहिर सी बात है कि पीले कलर के शर्ट का बटन भी पीले कलर का ही होगा।
यह एक साफ इशारा था कि इस घटना के पीछे धनंजय का ही हाथ है। इसके अलावा पुलिस को एक गले का चैन भी मिला। इस चैन को देखकर वहाँ के पड़ोस में काम करने वाले एक नौकर ने क्लेम किया कि उसने ऐसे ही चेन धनंजय के गले में भी देखा था। हेतल मर्डर केस कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे किसी ने अपनी पूरी प्लानिंग की थी और घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अपनी पूरी छानबीन 6 मार्च से शुरू करती है और सबसे पहले बयान लेने की शुरुआत उसके परिवार वालों से ही करती है। पुलिस के बयान में हेतल के पिता नागरदास का कहना था कि धनंजय आते जाते हेतल को परेशान किया करता था। उसके खिलाफ मैंने सोसाइटी में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर दूसरे जगह पर कर दिया गया था। नागरदास ने इस घटना के लिए पूरी तरह से धनंजय पर शक जताया, जिसके बाद पुलिस भी धनंजय को मेन सस्पेक्ट मानने लगी। हेतल की मां का बयान भी बिल्कुल वही था जो उसके पति नागरदास ने दिया था। शाम की ड्यूटी पर आए हुए सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ की जाती है, तो वो भी बताता है कि शाम को 5:30 बजे के आसपास धनंजय तीसरे फ्लोर पर फोन करने गया था। और इस बात को कंफर्म करने के लिए जब लिफ्टमैन से बात की जाती है, तो लिफ्टमैन बताता है कि शाम को 6:45 में धनंजय लिफ्ट से तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आया था। अपार्टमेंट के सभी लोगों के बयान से यह बात पूरी तरह साफ हो चुका था कि इस घिनौनी हरकत के पीछे केवल एक ही व्यक्ति का हाथ है और वो है धनंजय चटर्जी। पुलिस का शक और भी गहरा हो गया जब धनंजय गायब हुआ, क्योंकि पुलिस की एक टीम धनंजय की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन धनंजय का कोई अता पता नहीं था। धनंजय के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस वालों ने सिक्योरिटी मैनेजर का भी बयान लिया। सिक्योरिटी मैनेजर ने अपने बयान में कहा कि 5 मार्च को धनंजय दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन छोटे भाई का जनेऊ संस्कार के पूजा के कारण 5 मार्च को उसे अपने गांव के लिए निकलना था, इसलिए वो दूसरी जगह पर ज्वाइन नहीं कर पाया। वो अपने गांव जाने के लिए सुबह ही अपने बैग के साथ आनंद अपार्टमेंट में मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी पर आ गया था और यहीं से वो कपड़े बदलकर गांव जाने वाला था। पुलिस ने सिक्योरिटी मैनेजर के बयान के आधार पर धनंजय की तलाश के लिए पुलिस की एक टीम को उसके गांव भेजा गया। इधर हेतल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे चौंकाने वाली चीजें सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हेतल के शरीर पर चाकू के कई सारे वार किए गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत का कारण गला घोटने को बताया गया। गला घोटकर मारने से पहले अपराधी ने उसके साथ बलात्कार भी किया था। बलात्कार करने के बाद अपराधी ने हेतल को मारने के लिए हेतल के गले के आसपास 6 से 7 बार चाकू से मारा था। उसके चेहरे पर करीब 10 बार और उसके हाथों और जांघों के बीच 2 से 3 जगह चाकू मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के कुल 24 जगह पर चाकू मारे गए थे। इतनी निर्गुण तरीके से हत्या करने के पीछे पुलिस को बस एक ही कारण समझ आ रहा था कि किसी ने इतनी बेरहमी से हेतल की हत्या करके अपने किसी बेइज्जती का बदला लिया है। हत्या के 2 महीने बाद यानी 12 मई 1990 को धनंजय के गांव का पता मिलता है, जहां तुरंत पुलिस की एक टीम भेजी जाती है और धनंजय को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के साथ साथ धनंजय के घर की तलाशी भी ली जाती है, जिसमें कई सारे जरूरी सबूत भी पुलिस के हाथ लगते हैं, जिसमें धनंजय का वो शर्ट जिसका एक बटन मर्डर सस्पेक्ट पर मिला था। इस तलाशी में पुलिस को एक घड़ी भी मिलती है जो नागरदास के घर से चोरी हो गई थी। अब तक पुलिस के साथ साथ लोगों को भी यही लग रहा था कि धनंजय 5 तारीख को 3rd फ्लोर पर गया, हेतल के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की और घर से निकलते समय घड़ी चुराई और लिफ्ट में बैठकर नीचे आ गया और अगले ही दिन वो अपने गाँव चला गया। और यही कहानी प्रेस और मीडिया वाले भी छाप रहे थे और पूरी तरह से धनंजय को ही गुनहगार बताया जा रहा था। 16 साल की लड़की के साथ अमानवीय तरीके से किए गए इस हादसे से पूरा शहर हिल चुका था। गुस्साए हुए लोग अब सड़कों पर उतर रहे थे और हेतल के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और हेतल के साथ हुए इस दुष्कर्म के लिए वे फांसी की सजा मांग रहे थे। पुलिस के पास पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी पुलिस ये साबित नहीं कर पा रही थी कि हेतल मर्डर केस में धनंजय का ही हाथ है, क्योंकि धनंजय के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था और न ही तो धनंजय को किसी ने तीसरे फ्लोर पर जाते हुए देखा और न ही तो हेतल के साथ दुष्कर्म करते हुए पाया गया। जो चैन घटना स्थल से बरामद की गई थी वो बगल में काम करने वाले एक नौकर का था। घटना स्थल से जो शर्ट के बटन बरामद किए गए और जब उसकी फोरेंसिक जांच हुई तब इस बात का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि वो बटन धनंजय के शर्ट का ही है। फोरेंसिक टीम और पुलिस के पास पुख्ता सबूत न होने के कारण इस हत्याकांड केस को सुलझाने के लिए कोलकाता के एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया और धनंजय पर चोरी और हत्या का आरोप लगाकर उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई। इस केस की सुनवाई अलीपुर सेशनल कोर्ट में शुरू होती है और सुनवाई के दौरान जितने भी गवाह थे वो सभी या तो खुद में ही कंफ्यूज थे, ये सच्चाई बताने से अपना पल्ला झाड़ रहे थे। न्यायालय में सुनवाई के दौरान
चेन के बारे में पूछे जाने पर नौकर बताता है उसने धनंजय चटर्जी को दिया था और जब धनंजय हेतल के घर आया होगा तो वो चेन वहीं गिर गया होगा। बाकी गवाहों ने भी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था, लेकिन उसने अपने बयानों को कुछ इस तरह से बताया कि जैसे इस कदम के पीछे धनंजय का ही हाथ है। पुलिस की रिपोर्ट भी उन्हीं लोगों के बयानों के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन किसी का भी पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान धनंजय चटर्जी का था। उसका कहना था कि इन सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, वो किसी का कत्ल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। पुलिस और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की छानबीन और होनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले ही अलीपुर सेशनल कोर्ट ने धनंजय चटर्जी को सजाए मौत सुनाते हुए फांसी की सजा सुनाई। लेकिन कुछ समय बाद ये केस कोलकाता के हाई कोर्ट में गई, लेकिन यहाँ भी धनंजय को ही दोषी माना गया और वहाँ भी उसे फांसी की सजा सुनाई गई। आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस के द्वारा पेश किए गए सबूत के आधार पर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी। अंतिम कोर्ट के फैसलों पर धनंजय बस एक ही बात कहता रहा कि वो बेकसूर है और उसने किसी का मर्डर नहीं किया है। 14 साल जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून 2004 को धनंजय को फांसी की सजा देने की तारीख चुनी, लेकिन 24 जून को ही धनंजय ने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पास मर्सी पिटीशन यानी माफी अपील भेज दिया। उसके इस अपील पर फांसी रोक दी गई। अगले दिन से ही धनंजय की फांसी के समर्थन में आवाजें उठने लगी। तब बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य ने भी फांसी के समर्थन में कैंपेन चलाया और धनंजय की फांसी की सजा के लिए आवाज उठाने लगी। इस विरोध को देखते हुए एक बार फिर से धनंजय की अपील को खारिज कर दिया जाता है और फिर से उसकी फांसी की तिथि तय कर दी जाती है। 15 अगस्त 2004 को कोलकाता की अलीपुर सेंट्रल जेल में सुबह के 4 बजे धनंजय को उठाकर नहलाया जाता है और उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं और उसे फांसी वाले रूम की तरफ ले जाया जाता है। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले धनंजय एक पुलिस वाला से पूछता है कि क्या उसके मरने के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी या इस केस को बंद कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद धनंजय की आत्मा एक ही बात कह रही थी कि कातिल कोई और है, लेकिन धनंजय की बात सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही समय बाद धनंजय को फांसी वाले कमरे में लाया जाता है और उसके गले में फांसी की मोटी रस्सी डाल दी जाती है, जिसके बाद जल्लाद नाटा मलिक एक लीवर खींचता है और 39 साल के धनंजय चटर्जी को फांसी पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की टीम ये कंफर्म करती है कि कथित तौर पर हेजल की हत्या करने वाला धनंजय अब मर चुका है। इसे फांसी पर चढ़ाने वाला जल्लाद नाटा मलिक भारत का एक ऐसा जल्लाद था जिसने अब तक 23 केस में लोगों को फांसी पर चढ़ा चुका था। फांसी के बाद धनंजय के घर से उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसकी बॉडी को लेने नहीं आया। कुछ समय इंतजार के बाद जेल अथॉरिटी ने ही धनंजय का अंतिम संस्कार कर दिया। ये भारत की 21वीं सदी में दी जाने वाली पहली फांसी थी। अब तक कहानी बिल्कुल साफ थी कि 16 साल की एक लड़की का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया था और उसके गुनहगार को फांसी मिल चुकी थी और अब लोगों का गुस्सा भी शांत हो चुका था। इधर पारेख परिवार कुछ दिनों बाद कोलकाता से अपना जमा जमाया कारोबार लेकर निकल गए। मीडिया और लोग के लिए कहानी यही खत्म हो चुकी थी, लेकिन धनंजय को मिलने वाली सजाए मौत के पीछे अभी भी कई सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब अभी भी नहीं मिल पाया था। फांसी के फंदे पर चढ़ते चढ़ते आखिरी समय तक धनंजय सबसे बस यही कहता रहा कि वो निर्दोष है और उसने ये जुर्म नहीं किया है। और अब तक पुलिस, पारेख परिवार और लोग सिर्फ इस केस को हेतल के नजरिए से ही देख रहे थे। लेकिन कुछ सालों के बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स और कुछ जर्नलिस्ट ने इस केस पर काम करना शुरू किया और अपनी एनालिसिस को पुलिस और लोगों के सामने रखा, जिसमें कई सारे चौंकाने वाले तथ्य पता चले। दरअसल उन 2 स्कॉलर्स के अनुसार यदि इस केस की छानबीन सही तरीके से की जाती तो शायद असली कातिल पकड़ा जाता। दरअसल उनके अनुसार असली कातिल धनंजय था ही नहीं। धनंजय को फांसी की सजा होने से पहले उसने अपने बयान में कहा था कि वो 5 तारीख को 3rd फ्लोर पर गया था, लेकिन वो हेतल पारेख की घर की तरफ नहीं गया था। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता ने अपनी छानबीन में पाया कि धनंजय चटर्जी फ्लैट में रहने वाले लोगों की मदद किया करते थे। वो लोगों के छोटे मोटे काम किया करते थे और पूछने से ये भी पता चला कि वो कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया करता था। घटना वाले दिन धनंजय 5:25 में लिफ्ट से ऊपर गया और 5:45 में नीचे आ गया। इस अनुसार धनंजय के पास केवल 20 मिनट का समय था। क्या ये संभव था कि 20 मिनट में ही वो लिफ्ट से ऊपर गया, हेतल से दरवाजा खुलवाया, उसका बलात्कार किया। बलात्कार करने के दौरान हेतल ने उसका विरोध भी किया होगा
उसके बाद उसने चाकू से 21 बार उसे मारा होगा। मारने के दौरान उसके शर्ट पर खून के छींटे भी पड़े होंगे, इसलिए उसने शर्ट भी चेंज किया होगा। और नीचे से इवनिंग सीट वाले गार्ड की आवाज देने पर खिड़की से नीचे वाले गार्ड को आवाज भी दिया और फिर उसी वक्त वो लिफ्ट से नीचे भी आ गया। और सिक्योरिटी मैनेजर के अनुसार नीचे आने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड 20 मिनट में इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। और कोई भी साधारण आदमी मर्डर और रेप करने के बाद उसकी सांसें उखड़ी हुई होंगी और घबराया हुआ होगा। लेकिन जब धनंजय 3rd फ्लोर से नीचे आता है तो बिल्कुल नॉर्मल था और इस बात की पुष्टि सिक्योरिटी मैनेजर ने खुद की थी। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि विक्टिम यानी हेतल ने अपने हमलावर के साथ हाथापाई भी की थी। उसके हाथों पर खून के निशान थे, लेकिन गवाहों के अनुसार धनंजय के कपड़े एकदम साफ थे, उनमें कहीं कोई खून का निशान नहीं था। उसके शरीर पर कहीं कोई चोट या खरोच का निशान भी नहीं था। पुलिस जिस पीली शर्ट की बात कर रही थी उसकी जांच के लिए एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को नियुक्त किया गया था। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कहीं कोई निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, लेकिन पुलिस को घटना स्थल से या हेतल के शरीर से धनंजय के कोई निशान नहीं मिले थे। हेतल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे, लेकिन मर्डर वेपन भी कभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अमूमन हत्या करने के बाद हत्यारा अपनी सभी सबूत मिटाना चाहता था और फिर धनंजय गाँव जाने के बाद भी अपने कपड़े क्यों बचा कर रखे था, ये सवाल भी कोर्ट में कभी नहीं उठाया गया। कोर्ट में पेश किए गए सबूत के अनुसार हेतल के अंडरगारमेंट्स में वीर के निशान पाए गए, लेकिन उसका डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। घटना स्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की गई थी, लेकिन रेप किए जाने या जबरदस्ती की कोई बात मेंशन नहीं थी। एक सवाल ये भी था कि अगर हेतल ने धनंजय द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी तो हेतल ने उसे अंदर घुसने क्यों दिया। इस घटना की शुरुआत में नजर डाले तो जब हेतल की मां मंदिर से घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद था। चौंकाने वाली बात थी कि रेप और मर्डर करने के बाद धनंजय अंदर से दरवाजा बंद करके खुद बाहर कैसे आ सकता है, और यदि धनंजय इस घटना को अंजाम देने के बाद बाहर आकर दरवाजा खुला छोड़ दिया और उस वक्त तक हेतल जिंदा थी तो उसने अंदर से दरवाजा क्यों बंद कर लिया। पुलिस की जांच में पुख्ता तौर पर धनंजय का हेतल के कमरे में होने का कोई सबूत नहीं मिला। मर्डर के बाद धनंजय का मेडिकल चेकअप भी करवाया गया, जिसमें धनंजय के शरीर पर कोई भी खरोच का निशान नहीं पाया गया। यदि धनंजय हेतल के रेप केस में शामिल था तो उसके शरीर पर हेतल के नाखूनों के निशान होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब तक आपको लग रहा होगा कि यदि ऐसा कुछ भी नहीं था तो धनंजय के घर से पारेख परिवार की घड़ी कैसे मिली। दरअसल 2 स्कॉलरों का ध्यान इस घटना की तरफ भी गया और उन्होंने इसकी जांच भी की। धनंजय के घर से मिली घड़ी का बिल पारेख परिवार से मंगवाया गया और उसकी जांच के लिए उस दुकान में ले जाया गया जहां से वो घड़ी खरीदी गई थी। वहां जाकर पता चला कि उस घड़ी में दिया गया सीरियल नंबर घड़ी के बिल के सीरियल नंबर से मैच नहीं करता है। मतलब धनंजय के पास से मिली घड़ी पारेख परिवार का था ही नहीं, दोनों का मॉडल नंबर अलग था। इसलिए यह साफ था कि भले ही वो घड़ी आपस में मिलती थी, लेकिन वो धनंजय की खुद की घड़ी थी। हत्या वाले दिन जब हेतल की मां को उसकी डेड बॉडी मिली तब वो अपनी बेटी को गोद में लिए लिफ्ट से डॉक्टर के पास जाती है और वापस आने के बाद पुलिस को फोन किया जाता है। इस बीच हो सकता है किसी ने सबूत मिटा दिए हों, ये सबूत को प्लांट कर दिया हो और पुलिस के आने के बाद उन्हें जो घटना स्थल से मिला उसी के आधार पर उसने इस केस को आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ यदि ध्यान दिया जाए तो अपनी बेटी हेतल के मर्डर के 6 महीने के अंदर ही उसका पूरा परिवार कोलकाता छोड़कर चला गया। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कोई परिवार अपनी बेटी का मौत का न्याय लिए बिना शहर छोड़ सकता है। उनकी लापरवाही का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोर्ट की हियरिंग के दौरान कभी भी उनका पूरा परिवार कोर्ट में मौजूद नहीं होता था। इस सच्ची घटना की पूरी कहानी सुनने के बाद यही कहा जा सकता है कि पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत और जानकारी नहीं थी। बस उसने लोगों की कही सुनी बातों के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट बनाई और उसे कोर्ट रूम के सामने पेश कर दिया। रेप केस के दौरान घटना स्थल पर मौजूद ना तो सीमेन का डीएनए टेस्ट कराया गया और ना ही तो घटना स्थल पर मिले ब्लड सैंपल की जांच कराई गई। और इस तरह एक पुलिस की नाकामी के कारण एक ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी गई जो शायद अपने परिवार को पालने वाला इकलौता था, और एक ऐसे क्रिमिनल को छोड़ दिया गया जिसने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स आज भी कानून की आंखों में धूल झोंककर कहीं मजे की जिंदगी काट रहा होगा। भारत के संविधान को दोषियों को सजा और निर्दोष को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया, लेकिन आज भी ऐसे कई बेगुनाह हैं जो दूसरे के किए हुए गलती की सजा भुगत रहे हैं। इसलिए कानून का मूल भाव ये माना गया है कि गलती
से गुनहगार छोड़े जाएं, तो ये फिर भी स्वीकार्य है, लेकिन गलती से किसी बेगुनाह को सजा न हो जाए, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। झूठे और बेबुनियाद इल्जाम पर सजा में गलती हो जाने पर व्यक्ति को रिहाई या हर्जाना मिल सकता है, लेकिन धनंजय को सीधे तौर पर कातिल बताकर उसे फांसी की सजा सुना दी गई। हो सकता है असली कातिल धनंजय ही था, लेकिन पुलिस और कोर्ट बिना किसी पुख्ता सबूत के उसे फांसी की सजा कैसे दे सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या इस केस की छानबीन और होनी चाहिए थी? ये धनंजय को मिलने वाली सजा जायज थी? इस घटना पर आपकी